नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ से उठी सियासत अब सीधे 2027 के चुनावी अखाड़े में पहुंच गई है। शिवपाल यादव ने आजम खां को गृहमंत्री बनाने का ऐलान किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार कर दिया और समाजवादी पार्टी की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बयान से मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी फिर से दंगा करवाना चाहती है। यानी सवाल सिर्फ आजम खां को लेकर नहीं है, सवाल है कि 2027 में सत्ता मिलने पर समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था की तस्वीर कैसी होगी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा सियासी संदेश है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति, देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री का बयान आपने सुन लिया, लेकिन सीएम का बयान आया क्यों, आपको यह भी बताते हैं। दरअसल इससे पहले शिवपाल यादव ने आजम खां से जेल में जाकर मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम खां को गृहमंत्री बनाएंगे। सुनिए। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। तो किसी ने पीछे से कहा कि आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है, तो शिवपाल यादव ने कहा कि बिल्कुल बनेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री से पहले उनको गृह मंत्री बनाना है। इस बयान के मायने क्या है, यही हम समझेंगे। दो टूक के सवाल फटाफट आपको बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आजम को गृह मंत्री बनाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता क्यों है, ये हम समझेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल हम करने वाले हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या आजम वाला दांव समाजवादी पार्टी को उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये इस बयान के जरिए संदेश दे रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर से दंगा करवाएंगे, तो क्या ये उल्टा पड़ जाएगा, क्या दांव। सवाल नंबर 3, क्या एसपी की राजनीति फिर से तुष्टीकरण पर लौटेगी, फिर से हिंदू मुस्लिम वोट को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। सवाल नंबर 4, सीएम योगी के दंगा वाले आरोप में कितना दम है। अगर बीजेपी कह रही कि मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो दंगे वाले आरोप में कितना दम है, ये भी हम समझेंगे। सवाल नंबर 5, क्या 27 के चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने संदेश बहुत साफ दे दिया है कि समाजवादी पार्टी की नीयत फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखना नहीं है, जैसे बयान दिए जा रहे हैं। आजम को गृहमंत्री बनाने का जो इशारा किया जा रहा है उसके जरिए तो यही अनुमान लगाया जा सकता है। ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं मानव साहब का परिचय करवा देते हैं। कृष्ण मोहन पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज राय साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में मनोज जी आपसे ही कर रहा हूं, क्यों शिवपाल यादव साहब को ये कहना पड़ गया कि हम सत्ता में आएंगे तो आजम साहब को गृहमंत्री बनाएंगे? क्या प्राथमिकता क्या है आजम खां को गृहमंत्री बनाने की, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि और कौन कौन से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर लिया गया है, तय कर लिया गया है? मंत्री पद की घोषणा हर राजनीतिक दल करता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति को बनाने के लिए जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि आप इनको जिता के भेज दो, इनको मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री बनाने की घोषणा कैसे सांप्रदायिक हो गया, कैसे वो दंगे का कारण बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। आजम खां साहब सऊदी अरबिया के हैं, पाकिस्तानी हैं, कहाँ के हैं, आखिर हैं कहाँ के कि जिस तरीके की बात की जा रही है। भाई, किसी मंत्री पद की घोषणा कर देने से मुख्यमंत्री के पास, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। उनको दंगा, पाकिस्तान, मुस्लिम, सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है।
अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने यह घोषणा किया कि सरकार बनेगी तो गृह मंत्री बनेंगे, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? मंत्री पद देने की बात तो राजनीतिक दल के लोग करते ही हैं, चुनाव में आते हैं नेता, सही बात है, सब कहते हैं कि आप इनको जिता दीजिए तो मंत्री बनाएंगे, लेकिन आप इनको जिता दीजिए तो फलाना मंत्री बनाएंगे, आप इनको जिता दीजिए तो फलाना मंत्री बनाएंगे। ऐसी घोषणाएं बहुत कम सुनने को मिली हैं। जितना आसान आप इसका संदेश बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आसान है नहीं। इसका संदेश संभवतः यही होगा कि आज जो हो रहा है, सत्ता में आएंगे, इनको गृह मंत्री बनाएंगे और इसका बदला लेंगे। ऐसा है या नहीं, आप ये भी समझाइएगा। बाकी बीजेपी ये कह रही है कि वो कोई आरोपी नहीं है, वो सजा याफ्ता हैं, अदालत ने उनको दोषी माना है, उनको सजा सुनाई है। तो आप इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक सजा याफ्ता कैदी वो जेल से बाहर निकलेगा, आप उसको कैसे निकालेंगे, आप ये भी बताइएगा। और बाहर निकलेगा तो हमारे पास गृह मंत्री के रूप में और कोई चेहरा नहीं होगा। जिसको अदालत ने दोषी माना है, जिसको अदालत ने जेल भेजा है, हम उसको गृह मंत्री बनाएंगे। इस संदेश को आप कह रहे हैं कि सहज ही स्वीकार कर लिया जाए, इसमें इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। सवाल इस बात का है कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो क्या थे? वो तड़ीपार थे कि नहीं थे? अदालत देश के गृह मंत्री के तड़ीपार होने पे कोई सवाल नहीं की जाएगी। मनोज जी, अदालत ने उनको दोषी माना, मुसलमान है इसलिए सवाल की जाएगी। अदालत ने उनको दोषी माना। आजम खान साहब मुसलमान है इसलिए ये सवाल किया जाएगा। नहीं। मैं ये कह रहा हूं देश का क्या अदालत ने उनको दोषी माना? देश का तड़ीपार किसने किया था? क्या अदालत ने उनको दोषी माना? तड़ीपार आपने किया, बाद में बरी हुए, बाद में बरी हुए ना। पूछता हूं कि तड़ीपार किसने किया था? मनोज जी, बाद में बरी हुए ना, बाद में सभी आरोपों से बरी हुए ना। क्या आजम खान साहब आरोपों से? वो देश का गृह। मनोज जी, मैं 1-to-1 डिबेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने तर्क ऐसा दिया कि मुझे काउंटर करना पड़ा, प्लीज। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आजम खान साहब को सजा दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान साहब को सजा कर दिया। मैं बता दे रहा हूं, किसी कोर्ट ने सजा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी तो नहीं कर दिया ना मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी तो नहीं कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी तो नहीं कर दिया। 100 से अधिक, एक सेकंड मनोज जी, 1 मिनट कृष्णमोहन जी को भी मत लाइएगा। मनोज जी, 100 से अधिक मुकदमे हैं। 1 सेकंड मनोज जी, ऑडियो डाउन करिएगा। 100 से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें से जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के मामले में उनको सजा हुई है, 10 साल की जेल हुई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आरोपी माना गया, दोषी माना गया, उसमें भी सजा हुई है। इसके अलावा शत्रु संपत्ति के मामले में दोषी माना गया, उसमें भी सजा हुई है। बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, हम मान रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप कह रहे हैं कि उनको दोषी नहीं माना है, तो बरी भी तो नहीं किया है ना। क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं क्या कि सारे मुकदमे जब खत्म हो जाएंगे, उनको निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा, सारी सजाएं उनकी माफ कर दी जाएंगी, उसके बाद उनको हम गृह मंत्री बनाएंगे? फिलहाल तो वो दोषी है ना, और फिलहाल ये ऐलान किया जा रहा है कि सरकार आएगी तो उनको गृह मंत्री बनाएंगे, इसलिए सवाल किया जा रहा है। मनोज जी, कतई दोषी नहीं है, कतई दोषी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब सजा देगी तब हम उनको नहीं बनाएंगे। मतलब नीचे की अदालतों को आप खारिज कर दे रहे हैं मनोज जी? नीचे की अदालतों को आप खारिज कर दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? के ऊपर मुकदमे नहीं थे मनोज जी, नीचे की अदालतों को आप खारिज कर दे रहे हैं, वो दूध भात है। नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। हाँ। हमारे सामने विकल्प है। नहीं, आप सजा तब तक नहीं मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, आप ये कह रहे हैं? संविधान को नहीं मानते? नहीं, आप भारत के संविधान को नहीं मानते। नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं क्या मनोज जी? क्या आप नहीं मानते हैं? शिवपाल जी नहीं मानते हैं क्या? भाई, उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी माना है ना। कह रहा हूं कि अगर आप पूरी तरीके से उनको दोषी नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कह सकते मनोज जी? आप मुझे बताइए ना, कानून की किस किताब में लिखा है कि एमपी एमएलए कोर्ट किसी को दोषी माने और आप उसको दोषी नहीं मानते? मामले में आजम खान साहब बरी हुए हैं। एक सेकंड मनोज जी, आप ये बताइए, उसी संविधान के तहत ही एमपी एमएलए कोर्ट का निर्माण हुआ है, और जिसके तहत अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। 1 सेकंड मनोज जी, उसी संविधान के अंतर्गत ही एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ है, और अगर एमपी एमएलए कोर्ट किसी को सजा देती है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को अगर होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। आप उस एमपी एमएलए कोर्ट को दूध भात मान रहे हैं? वो कोई गांव की पंचायत है क्या मनोज जी? देखिए, आप एमपी एमएलए कोर्ट से सजा पाए लोग ऊपर में कोर्ट में जाकर के उससे रिलीफ पाए हैं। पाएंगे, हो सकता है पाएं, हो सकता है पाएं, लेकिन फिलहाल तो वो दोषी है ना मनोज जी। फिलहाल तो वो दोषी है और वो जेल में है। क्यों नहीं पाएंगे? पाए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनके ऊपर किसी कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा है
तो यानी उस कोर्ट ने हमारा मुकदमा स्वीकार इसलिए किया कि उस कोर्ट में चलाने ठीक लायक है। था मुकदमा। कृष्ण अगर वो मोहन जी, कोर्ट हमको अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह देगा, ठीक है सर, मनोज जी आपकी बात आ गई। अब आप ये भी बता दीजिएगा, मैं अगली बार आपके पास आऊंगा, कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को कौन सा विभाग दीजिएगा, क्योंकि खनन के मामले में जेल में बंद है और रेप के मामलों में भी, तो आप उनको महिला विकास मंत्री बनाइएगा या उनको खनन विभाग दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा आप। कृष्ण मोहन जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आजम साहब दोषी हैं, तब तक समाजवादी पार्टी नहीं मानेगी। और ऐसे में अगर उनको गृहमंत्री बनाने का ऐलान किया जा रहा है, तो आपको क्यों लग रहा है कि दंगे करवाना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, मनोज जी ने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो हम दोषी मानेंगे। कम से कम इन्होंने माना तो इस बात को कि साहब हम संविधान मानते हैं। अन्यथा ये तो वो लोग हैं जो संविधान को और लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। नेताजी ने कह दिया तो साहब घर गिरा दो, नेताजी ने कह दिया तो हत्या कर दो, नेताजी ने कह दिया तो किसी का जमीन कब्जा कर लो, और नेताजी ने कह दिया तो साहब किसी की जमीन पर यूनिवर्सिटी बना दो। ये तो इन पे मुकदमे होते रहे, कुछ नया नहीं है इनके लिए। हाँ, ये इस बात को स्वीकार करें भाई नीचे की अदालतों को कुछ मानते नहीं है, ऊपर की अदालत ने कह दिया तो थोड़ा मोड़ा मान लेंगे। ये संविधान और नैतिकता की बात आप किन से बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता से। वो समाजवादी पार्टी के नेता जो ये उनकी बात हो रही है। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, दंगों में स्पष्ट माना गया, आईबी की रिपोर्ट मानी गई कि उसमें आजम खां का हाथ था। स्टिंग ऑपरेशन में पत्रकारों ने स्टिंग किया, उसमें स्पष्ट पुलिसिया स्टिंग में कहा गया कि साहब एक पक्ष को बचाओ। उसी मुजफ्फरनगर के दंगे में जब लिस्ट तैयार होती है कि किन किन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, तो जो मुआवजा तैयार किया गया आजम खां के द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा एक वर्ग विशेष को दिया गया। यहां तक उनको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से दूसरे वर्ग को भी, हिंदुओं को भी मिला हुआ मुआवजा मिला। जो नैतिकता, परंपरा, आदर्श और संविधान की बात उन लोगों से कर रहे हैं जो इनको मानते ही नहीं है। अब देखिए मनोज जी कितने मैंने बेशर्मी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि निचली अदालत ने कह दिया आप दोषी हैं तो हम नहीं मानेंगे साहब, क्योंकि निचली अदालत होती नहीं है। और शायद मुझे लगता है मनोज जी को इस बात का ठीक ढंग से ज्ञान होगा कि निचली अदालत ने यदि 3 साल का 2 साल को आपको फैसला सुना दिया, तो आप संवैधानिक पद अर्थात विधानसभा या लोकसभा के पद को धारण करते हैं तो आपको त्याग पत्र देना होगा, अर्थात आप दोषी हैं। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन निचली अदालत ने आपको दे दिया, दोषी करार दे दिया तो दोषी है। आप बचाव किसका कर रहे हैं? ये उस आजम खां जी का जिन पे 116 मुकदमे हैं। कौन मुकदमे? बेटे पर 2 फर्जी पासपोर्ट, 2 आधार पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड का आरोपी है। नहीं, उस पर समाजवादी पार्टी कहती है कि आप लोगों ने जानबूझकर उनको फंसाया है। कोई बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, कैसे कैसे मुकदमे तो आप लोगों ने लिखवा दिए उनको फंसाने के लिए। अब देखिए कितना ये सब हास्यास्पद है कि बकरी चोरी का मुकदमा, मंत्री रहते हुए लूट का मुकदमा। हाँ, सुनिए ना मनोज जी, सुनिए ना, ये मुकदमा किसने लिखवाया? बकरी चोरी का। जो आजम खां जी के साथ प्रधान रहता था, जो रात दिन साथ था, जिसको उठवा करके मरवाया गया इतनी मार सिर्फ इसलिए कि साहब तुम प्रधानी का चुनाव लड़ो। प्रधानी तक के एक जो प्रदेश स्तर का नेता है, प्रधानी तक के मामले में हस्तक्षेप करके प्रधानी नहीं लड़ोगे तो बड़ी मार मारे जाओगे। उसके सब कुछ उठा लिए गए, उसके बकरी तो छोड़िए, सिर्फ उसने बकरी कहा साहब, उसने ये नहीं बताया घर के सारे चूल्हा बर्तन सब उठा लिए गए, वो बेघर हो गया व्यक्ति। और ठीक है सर, आगे आप लोग की बात आ गई। मैं एक बात पुरोहित जी को ले, अच्छा ठीक है आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से कृष्ण मोहन जी। उनपे लाइब्रेरी में किताबों का मुकदमा की चोरी का मुकदमा किसने किया? उन्हीं के साथ रहने वाले, जिस वहां पे जो पुरानी लाइब्रेरी थी। ठीक है सर, उस पर कहते हैं कि सारे मुकदमे आप लोगों ने करवाए और फिर मनोज जी ने कह तो दिया कि हम मानेंगे नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि वो दोषी है। ठीक है, वरुण जी क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आप बताइए? एक सजा याफ्ता कैदी है, वो हो सकता है कि आगे चल के वो बरी हो जाए, हो सकता है कि ये साबित हो जाए कि उनके ऊपर जितने मुकदमे लिखवाए गए थे वो सब राजनीतिक द्वेष में लिखवाए गए थे, लेकिन फिलहाल तो वो सजा याफ्ता कैदी हैं। कई मामलों में उनको जेल हुई है, वो सजा काट रहे हैं। ये कहकर कि हमारी सरकार आएगी, हम इनको गृहमंत्री बनाएंगे, क्या संदेश दिया जा रहा है? और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहकर कि अगर इनको गृहमंत्री बनाएंगे तो बीजेपी संदेश देने की, समाजवादी पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि फिर से राज्य में दंगे होंगे। किस तरीके से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं? देखिए अमित जी, आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अगर कन्विक्टेड आदमी है और अगर उसके कन्विक्शन पे अगर स्टे नहीं है वो शपथ नहीं ले सकता। अगर स्टे हो गया हायर कोर्ट का तो शपथ ले सकता है, जब तक कि वो स्टे लागू है, उसका कन्विक्शन दोबारा हायर कोर्ट उसको
रेगुलर नहीं करती कन्विक्शन। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट हुआ। अब शिवपाल यादव ने क्या समझ के किया तो उनको पता। आजम खान जी पुराने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जवाब भी दे दिया अभी समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन ये जो चुनाव आ रहा है उसके पहले मैं जो आपको थोड़ी सी डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ, अभी खबरें आ रही है 50,000 रुपए खातों में डालेंगे महिलाओं। ठीक है, वोट करप्शन नहीं है, वोट के करप्शन के अंडर में नहीं आता है। अगर आपने काम किया है 10 साल में तो आपको क्यों 50,000 रुपए डालने थे? साल भर पहले 5 साल पहले डालते रहते। चुनाव के समय क्यों डालोगे? जो बिहार में सब जगह करप्शन कर रहे हैं, कल किया था सर, फिर लागू करने का। कल हमने इसी पर डिबेट की थी और सारे सवाल मैंने इनसे पूछ लिए थे, लेकिन आपने मुद्दा उठा दिया है तो मैं इसको क्लब करते हुए सवाल रख देता हूं कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि चुनावी बेला आई तो उनकी तरफ से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है या फिर ऐसा ऐलान किया जा रहा है, क्या वही काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है? क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी जानती है कि जब तक स्टे नहीं होगा या वो दोष मुक्त नहीं होंगे हम उनको मंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों को मैसेज देने के लिए कि आजम साहब के सच्चे हितैषी हम ही हैं, सत्ता में आएंगे तो फिर से उनके दिन बहुरेंगे, क्या ये कोशिश चल रही है? क्या देखो, राजनीति में जैसे सब कुछ जायज है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आखिरी में आके 50,000 वोट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने काम किया तो क्यों जरूरत आ रही है 50,000 डालने? आप देखो लखनऊ में बच्चे सड़कों पे, हमीरपुर में बच्चे सड़कों पे, बच्चे स्कूल के। ये जो एक परिवर्तन है ना, कोई नेता लोग समझ नहीं पा रहे कि बच्चे जो सड़कों पे आ रहे हैं कोई किसी के खिलाफ नहीं आ रहे, असंतोष है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, जनता के अंदर। तो मुख्य मुद्दा है बच्चे पढ़ पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही। समस्या क्या होती है बच्चे की? वो पेरेंट्स की पढ़ाई लिखाई करके बच्चे को नौकरी मिले। चाय पकौड़े के ठेले लगाना कोई अपने बच्चे के लिए पसंद नहीं करता है, पर ये उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बुलडोजर चलना, वो ध्रुवीकरण वाला सवाल आप फिर से डाल रहे हैं। नहीं, मैं ध्रुवीकरण पे ही आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन रहा। ध्रुवीकरण पे ही आ रहा हूँ। बुलडोजर किस पे चला? गरीबों के, किसी मॉल पे या किसी सेठ के चला गया, अवैध नहीं कोई से भी, उसमें नहीं चला। जनता इस बात को, बच्चे समझने लग गए मैं जिस बात को कह रहा हूँ। और जो ध्रुवीकरण की बात है, अभी रोहिंग्या, तबलीगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सारे करने से भी बच्चे मानने वाले नहीं। ये सब पार्टियों को समझने की बात है। आप जो कह रहे हो आजम कृष्णमोहन जी, आप इस पर काउंटर करना चाहते हैं कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयान उधर से भी दिया जा रहा है और आपकी तरफ से बयान पर पलटवार किया जा रहा है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि जो 50,000 रुपए की बात की जा रही है कि 50,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी चुनाव के समय में, सबसे पहले तो ये भ्रामकता है। कहीं किसी का सरकारी स्टेटमेंट हो, किसी मंत्री का स्टेटमेंट हो, किसी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो या किसी सरकारी व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट हो तो बताएं। आप ये नैरेटिव कर जो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, नैरेटिव में उत्तर प्रदेश, परंतु सुनिए ना, पुरही जी सुनिए, आपने बोला तो हमने नहीं बोला, आपने बोला तो हमने नहीं बोला। पहली बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है कि 50,000 रुपए हम दे रहे हैं, या हमारी सरकार की कहीं ये वक्त नहीं है। दूसरा, अखिलेश जी रोज मंच पर करके खड़ा होकर बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम 40,000 रुपया देंगे। ये वो बोलते हैं तो एक बार इस बात को नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो उसको आप नैरेटिव बना रहे हैं। अभी आपने कहा कि साहब मिड डे मील पे ऐसा हो रहा है, मिड डे मील पे पूरे प्रदेश में घूमेंगे, एक जगह कोई घटना हुई तो निश्चित तौर पर दुखद है, परंतु हमने तुरंत सस्पेंड करके उनको गिरफ्तार, FIR करके गिरफ्तारी की बात चल रही है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चियों के साथ नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के जो छात्र जो मूल व्यवस्था है उस पर हम राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा बुलडोजर चला, गरीबों पर चला। साहब एक गरीब का नाम बताइए जिस पे बुलडोजर चला हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुलडोजर की सराहना की, सेठ पे चला, किसी मॉल पे चला, सुनिए ना, किसी अरबपति की बिल्डिंग पे चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की गया, किसी अधिकारी के घर पे चला, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जिसने दिख रहा था अलग, अरे जिसने ऑथोराइज्ड बनवाया, किसी एक अधिकारी के घर पे चला गया, एक अधिकारी का घर तोड़ा गया, और आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी का घर। आगे सर आप दोनों की बात आ गई, मनोज जी को लाइएगा। आगे सर आप दोनों की बात आ गई। मनोज जी, कृष्णमोहन जी की बातों पर आप काउंटर करना चाहते हैं? आगे कृष्णमोहन जी आपकी बात आ गई, प्लीज सर, प्लीज जब रोका जाए तो रुक जाए करिए, अपने अपने समय पर बोलिए, अब सबको मौका दीजिए ना। मनोज जी, एक तो कृष्णमोहन जी की बात पर काउंटर भी आप करना चाहते हैं, लेकिन वही वाला सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं कि क्या वाकई में ये कोशिश चल रही है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसी क्रम में बयान दिया जा रहा है? और दूसरी बात, बार बार ये बात क्यों कही जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो फिर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज जो बुलडोजर इधर चल रहा है, कल उस बुलडोजर का मुंह उधर घूम जाएगा, और
एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आज जो कार्रवाई हो रही है उसका हम बदला लेंगे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है और यही बीजेपी मुद्दा बना रही है कि आप देखिए, अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, हमने जो मेंटेन किया है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इस पिच पर तो आप फंस जाएंगे ना, अगर ऐसा कह रहे हैं तो। पूछा आपने? नहीं, हम कह नहीं रहे हैं, लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको समझा रहे हैं। पुरोहित जी की बात आपने सुना ना, देश की जनता, देश के लड़के जेएनजी दौड़ा रहे हैं इन लोगों को, ये लोग भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद से भागे, रक्षा गृह मंत्री भागे, ये लोग आ नहीं पाए। ये लोग चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये आजम खान साहब के यहाँ बुलडोजर भेजने की बात की है, ये इन्होंने जो वहाँ कानूनन बताया कि आप विकास प्राधिकरण नहीं बना है, अब बन गया तो इसलिए आपकी बिल्डिंग गिरेगी। अरे भाई दूसरा बनाओ ना तुम वैसा ही विश्वविद्यालय, क्यों नहीं बना दे रहे हो? मदन मोहन मालवीय जी के बाद आजम खान साहब ऐसा है जिन्होंने भीख मांग करके वो विद्यालय बनवाया है। और वहाँ सिर्फ मुसलमान के लड़के नहीं पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू के लड़के भी पढ़ते हैं। डॉक्टर से लेकर इंजीनियरिंग बनने तक की पढ़ाई होती है। अगर कोई आदमी पढ़वा रहा है तो उस पर आपको इतनी नफरत है। और चयन में देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो चयन अगर हमने मान लीजिए कह दिया गृह मंत्री बनेंगे तो उसमें नैतिकता की बात हो रही है कि वो सजा याफ्ता है। लेकिन देश का जो शिक्षा मंत्री है, बिल्किस बानो के रेप के जो दुष्कर्मी थे उनको समय से पहले रिहा किया गया, तो उसका उन्होंने स्वागत किया। क्या देश उन्होंने खंडन कर दिया? क्या भारत देश? बाकी इस पॉइंट पर मैं जवाब ले लेता हूं। आपने चूंकि चर्चा छेड़ दी तो मैं चाहता हूं कि इसका क्लैरिफिकेशन वही दे दें। कृष्ण मोहन जी सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कर दिया सर क्लैरिफिकेशन। बाकी मैं चाहूंगा कि एक बार वो अपनी तरफ से कर दे। कृष्ण मोहन जी रिकॉर्ड है, ये मैं दिखा दूंगा मोबाइल में। कृष्ण मोहन जी रिकॉर्ड है। देखिए, हमारे साथी ने कहा, मनोज जी अपने बड़े भाई हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, लेकिन ये गलत पार्टी गलत जगह पहुंच गए। इन्होंने कहा रक्षा मंत्री भाग गए, गृह मंत्री भाग गए। साहब कल बुलाने को होगा था, रोज कहता, हमने पत्र लिख के दिया था। राहुल गांधी जी और आपके साथी भाग गए, नहीं चर्चा किए, और आपको चर्चा करना पड़े तो क्योंकि फंस जाते। दूसरा, इन्होंने कहा कि जेएनजी भगा रही है। साहब जेएनजी का हमने सम्मान किया, लेकिन वही झारखंड में जेएनजी बुला रही है। आपके राहुल गांधी, आपके अखिलेश जी, आपके साथी नहीं जा पा रहे, और मनोज जी आप भी नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आजम खान की बराबरी कर दिया मदन मोहन मालवीय जी से। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। जो भूमि भूमि का एक एक टुकड़ा खरीद कर और वो भीख मांग के बनाया गया हो, और देश के लोगों ने दान किया हो, एक बड़ी परंपरा के साथ लोगों को स्वीकार करके विश्वविद्यालय का निर्माण किया, और दूसरी तरफ जमीनों पे कब्जा करके, और वहां पे जिन लोगों की जमीनों पे यूनिवर्सिटी बनी हो, FIR करा है कि साहब हमारी जमीन जबरदस्ती ले ली गई। अब दोनों की तुलना कर देते हैं, कैसे संभव है? ठीक है मनोज जी, आ गया उस पॉइंट पर आपका जवाब आ गया। उस पॉइंट पर आपका जवाब आ गया मनोज भाई। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मनोज जी, सवाल यह कि अभी कुछ समय पहले ही इमरान मसूद साहब ने कहा था कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, और उसी के कुछ समय बाद जब ये जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की बात हुई तो तंजीन फातिमा जी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी अखिलेश यादव अब मुख्यमंत्री बनने के बजाय शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो यहां पर सक्रिय नहीं है। क्या उसके बाद आप लोगों को लगा कि आपका MY समीकरण बिगड़ रहा है? एक तरफ इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, दूसरा तंजीन फातिमा साहब का ये बयान कि भी अखिलेश यादव साहब की नज़र इसलिए इधर नहीं पड़ रही क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उसके बाद अचानक से आजम साहब की याद आ गई, मुस्लिम वोटों की याद आ गई, आपको लगा कि MY समीकरण बिगड़ जाएगा, इस वजह से सारी कवायद शुरू की गई। शिवपाल यादव साहब मिलने गए, मिलने के बाद मीडिया के सामने आए और ऐसा बयान दिया। अमित जी, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं आऊंगा वरुण जी आपके पास आऊंगा। मनोज जी से मेरा सवाल था। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि तंजीम फातिमा साहब ने कहा, ऐसा कभी नहीं कहा। उनका ये बयान है सर, कभी ये नहीं कहा होगा, वो हमेशा उनका ये बयान है। तंजीम फातिमा ने एक तंज कसा जुलाई 2026 की बात पुत्र के समान। मनोज जी ठीक है, सुनिए, उनके बेटे जुलाई 2026 में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उनके बेटे ने ये कहा, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। उनके बेटे ने भी कहा कि जितना उन्होंने मदद किया है उतना कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे परिवार को बांटने की कोशिश क्यों हो रही है भाई? हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता हम थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इमरान मसूद साहब भी कर रहे हैं। आजम खान साहब हमारे परिवार के हैं। इमरान मसूद साहब भी कर रहे हैं। आजम खान साहब हमारे परिवार के हैं गुरुदेव। अब इसी पर तो मनोज जी कई बार ये बात सामने आई ना कि परिवार के लोग उनकी सुध लेना ही भूल गए। बोलते रहे मनोज जी, परिवार के लोग उनकी सुध लेना भूल गए। आजम खान थे नहीं, बोलता हुआ मुसलमान आजम खान साहब थे।
तभी तो बोलता इमरान हुआ मसूद साहब कह रहे हैं कि वो मुसलमान समाजवादी आजम खान पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। देखिए अब आजम ये साहब की कौन क्या बोल हालत हो दिया गई कि बोलता और हुआ अखिलेश मुसलमान यादव जी उनको कितनी बार पसंद उनसे नहीं है। मिलने गए। नहीं, देखिए अगर हम मिलने जाते हैं तो और जुल्म बढ़ जाता है, ये आप भी जानते हैं और भी लोग जानते होंगे कि जब हम मिलने जाते हैं तो जुल्म बढ़ता है। ऐसा नहीं है, जब उनके परिवार ने, जब आजम साहब निकल करके आए, छूट करके आए थे कुछ दिनों के लिए, तब भी जो है जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी उनसे मिले थे और उनके यहाँ गए थे। क्या स्नेहिल तस्वीरें थी, आप देखे थे, महसूस करिए ना कि किस तरीके से कोई आपस में ठीक है वरुण जी, क्या समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या इसी क्रम में इमरान मसूद साहब ने ये वाला बयान दिया था कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं है समाजवादी पार्टी को, और उसके बाद अखिलेश यादव जी को लगा होगा कि अब समय आ गया है कि 27 से पहले एक बार फिर से अपने समीकरण को साधा जाए? अमित जी, कोई समीकरण कहीं नहीं बिगड़ रहा है। जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, 3 करोड़ के तकरीबन बच्चे हैं वोटर, नए यंग वोटर्स, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको अपनी समस्याओं से मतलब है जो ये सरकार केंद्र की और राज्य की सॉल्व नहीं कर पाई। मैंने पैन इंडिया बात की है, इसको कोई पार्टी से नहीं कह रहा हूँ। बच्चों की कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही। छोटे तो फिर तो बच्चे किसी को वोट नहीं देंगे ना वरुण जी, फिर तो बच्चे किसी को वोट नहीं देंगे। दोगे मुझे, आप पहले से कम समय दिया है, आप मुझे नहीं बुलवाना चाहते। नहीं, आपने चूंकि पैन इंडिया की बात कही इसलिए मैंने कहा कि फिर तो किसी को वोट नहीं करेंगे प्रश्न करोगे। आप सुनोगे उसके बाद ही तो प्रश्न करोगे भाई। नहीं, आपने पैन इंडिया की बात, ये आप वो उग्र क्यों हो रहे हैं, मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने पैन इंडिया की बात दे रहे हो, फिर बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, आप ही बोलिएगा सर, आप ही बोलिएगा वरुण पुरोहित जी, आप ही बोलिएगा सर, आक्रामक मत होइए। जब भी तो प्रश्न करोगे। हाँ, मैंने एक प्रश्न किया, आप जवाब दे रहे थे। आपने पैन इंडिया की बात की, उसी पर मैंने काउंटर कर दिया कि अगर पैन इंडिया की बात होगी तो बात रांची और झारखंड की भी तो होगी ना, क्योंकि छात्र तो वहां भी है। तो फिर इसका मतलब है कि छात्र सबका विरोध करेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे, फिर तो कोई जीतेगा ही नहीं। सुनना नहीं चाहते हो ना? नहीं सर, सुनना, अगर सुनना नहीं चाहते तो बुलाते क्यों वरुण जी? सुनना नहीं चाहते तो बुलाते क्यों? मैंने क्या बोला? नहीं बोला नहीं आपने, मैंने क्या सेंटेंस? आपने पैन इंडिया बोला तभी तो मैंने कहा ना सर, फिर तो सबका विरोध हो पूरी बात तो सुनो यार, आप इंटरप्ट पहले तो सुनिए वरुण जी, ये गुस्सा कहीं और दिखाइएगा, यहाँ मत दिखाइए। और ये वाला ब्लेम गेम करना छोड़ दीजिए सर कि बोलने नहीं देते। धारा प्रवाह बोलने की यहाँ अनुमति, 30 मिनट का समय होता है सर। सवाल किया जाएगा, उसके बाद काउंटर भी किया जाएगा, जवाब देना दीजिए, वरना धन्यवाद आपका। आपने पैन इंडिया की बात कही, वही मैंने कहा कि छात्र फिर तो किसी को वोट नहीं करेंगे, तो उस पर आप कह रहे हैं बोलने नहीं दे रहे हैं। मतलब दिल्ली का छात्र छात्र है और रांची का छात्र छात्र नहीं है, उस पर सवाल न किया जाए, आपको गुस्सा आ जाएगा फिर उस पर। ठीक है कृष्ण मोहन जी, सवाल ये वो कह रहे हैं कि अब ये सब मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दा ये है कि छात्र नाराज है, गुस्सा है। आपको जो कहना है कहते रहिए, शिवपाल जी को जो कहना है कहते रहिए। 2027 में लोग वोट करेंगे मुद्दों पर, ध्रुवीकरण पर नहीं, हिंदू मुसलमान देखकर नहीं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इसी की बात करती है और मैं इसका पक्षधर हूं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात करती है। हम देखेंगे कि 2014 से पूर्व भारत क्या था और 2014 के बाद का भारत क्या है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सड़कें थी 2017 से पहले, कितने एक्सप्रेसवे थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने इसमें इन्वेस्टमेंट आए। तो फिर वही करिए ना, आप डरा क्यों रहे हैं? फिर वही करिए, आप डरा क्यों रहे कि वो आएंगे तो दंगा हो जाएगा, वो आएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम सत्ता में आए थे 17 में, तो यहाँ पे मात्र 2 एक्सप्रेसवे थे, आज यहाँ पे 23 एक्सप्रेसवे हैं। हम उत्तर प्रदेश में आए थे तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज यहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 26 एयरपोर्ट है। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम जब आए थे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल में इन्वेस्टर को बुलाया था और भोजन करके भेजा था। और आज मनोज जी काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन समय कम बचा है सर। एक हल्के फुल्के अंदाज में मैं आपके सामने एक सवाल भी रख दे रहा हूं मनोज जी। ये शिवपाल यादव जी ने अखिलेश यादव जी से भी पूछा है नहीं कि आजम साहब को गृहमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2016 में हमने देखा था कि जब अखिलेश यादव जी नाराज हुए थे तो शिवपाल यादव जी से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी ले लिया था। ये जो 7 एयरपोर्ट बनाए उसमें कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं जरा ये पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की गंगोत्री की बड़ा वाला धारा जो निकल रहा है ना, वो उत्तर प्रदेश सरकार से निकल रही है। लगातार 5000 करोड़ की सड़क में रोज गड्ढे हो रहे हैं लखनऊ से कानपुर में। आप चले जाइए, उनकी बातों का बहुत सारा जवाब आपने दे दिया मनोज जी। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में आपसे पूछा था, अगर आप जवाब देना चाहें कि शिवपाल जी ने अखिलेश जी से भी डिस्कशन किया है नहीं। आप भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गंगोत्री, भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी गंगोत्री बह रही है
इस पर ये बात ही नहीं करते हैं। ठीक है सर, भ्रष्टाचार के सवाल पे कोई बात नहीं करेंगे। बात तो आप भी उस पर नहीं कर रहे हैं ना। बात तो ये कही जा रही कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फलाने को गृह मंत्री बना देंगे, धमाके को रक्षा मंत्री बना देंगे। अभी तो सर वही हाल है ना कि ना चुनाव हुआ, ना परिणाम आया, न सरकार बनी और मंत्रालय अभी से बंटने लगे। तो असल मुद्दों पर तो आपका भी ध्यान नहीं है ना। बाकी मैंने जो हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया था, आपने उसका जवाब दिया नहीं कि शिवपाल जी ने अखिलेश जी से पूछा या नहीं पूछा कि कौन सा विभाग किसको देना या नहीं। 2016 में हमने देखा था कि अखिलेश जी नाराज हुए थे तो शिवपाल जी का विभाग उनसे ले लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।